रामपुर गांव की धूल भरी पगडंडियों पर रमेश का जीवन किसी शांत नदी की तरह बह रहा था। पर अब उस नदी में पानी नहीं, चिंता की रेत उड़ रही थी। वह एक सीधा सादा किसान था, जिसके चौड़े कंधों पर अपने बूढ़े पिता हरिराम की देखभाल और छोटी बहन राधा के विवाह की दोहरी जिम्मेदारी थी। उसकी दुनिया उसके खेतों की मेड़ से शुरू होकर घर के आंगन में सिमट जाती थी। हर सुबह जब आसमान में सिंदूरी रंग घुलता, वह अपने बैलों की जोड़ी के साथ खेतों की ओर चल पड़ता, इस सपने के साथ कि उसके पसीने की हर बूंद धरती से सोना उगाएगी। इस साल उसने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाकर कपास की फसल बोई थी। उसकी आंखों में एक ही सपना था, फसल बेचकर इतनी कमाई हो जाए कि राधा के हाथ धूमधाम से पीले कर सके। लेकिन नीति ने उसके सपनों पर सूखे का पहरा बिठा दिया। मानसून रूठ गया और आसमान ने जैसे पानी बरसाना ही भुला दिया हो। देखते ही देखते हरी भरी धरती का सीना फट गया और उसमें गहरी दरारें पड़ गईं। कपास के पौधे जो कुछ हफ्ते पहले लहलहा रहे थे, अब पीले पड़कर दम तोड़ रहे थे। हर मुरझाते पौधे के साथ रमेश की एक एक उम्मीद भी टूटकर बिखर रही थी। तभी एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि सरकार सूखे से त्रस्त किसानों को मुआवजा देगी। यह खबर रमेश के लिए तपती धूप में ठंडी छांव जैसी थी। उसे बस सरकारी दफ्तर जाकर पटवारी मूशीलाल को अपनी फसल के नुकसान का ब्यौरा देना था। जब रमेश दफ्तर पहुंचा तो वहां किसानों की लंबी कतार उसकी तरह ही उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूल रही थी। मूशीलाल अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और चालाक आंखों वाला एक दुनियादार आदमी था। उसने रमेश के कागजात देखे और उसे इशारे से एक कोने में बुलाया। देखो रमेश, उसने अपनी आवाज को रहस्यमयी ढंग से धीमा करते हुए कहा, तुम्हारी फसल तो 50% ही खराब हुई है। इस हिसाब से तुम्हें मुश्किल से 10-12 हजार मिलेंगे। इतने में क्या होगा तुम्हारा? रमेश की आंखों में तैर रही उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगी। मूशीलाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर फुसफुसाया, एक रास्ता है, मैं कागजों में दिखा दूंगा कि तुम्हारी 100% फसल बर्बाद हो गई है। तुम्हें कम से कम 50 हजार का मुआवजा मिलेगा, बस ऊपर के 10 हजार मेरे होंगे। यह सुनते ही रमेश के मन में एक बवंडर उठ खड़ा हुआ। 50 हजार, यह रकम उसकी सारी समस्याओं का समाधान थी। राधा का ब्याह, पिता का इलाज, अगले साल की बुआई, सब कुछ संभव था। रास्ता आसान था, बस एक झूठ की पतली पगडंडी पर चलना था। उसने सोचा, सरकार का पैसा है, किसी एक का तो है नहीं। इतने बड़े सागर से एक लोटा निकाल लूंगा तो क्या घट जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने हाँ कहने के लिए मुंह खोला, उसके ज़मीर के किसी कोने से पिता की आवाज गूंजी, बेटा, नीयत साफ हो तो सूखी रोटी में भी स्वाद आता है। वह एक पल को ठिठक गया। मूशीलाल उसकी दुविधा भांपकर धूर्तता से मुस्कुराया, सोच लो, कल तक का समय है। रमेश चुपचाप वहां से लौट आया, मगर उसके भीतर एक गहरा सवाल जड़ पकड़ चुका था। क्या यह आसान रास्ता उसकी समस्याओं का हल था, या उसके ज़मीर के लिए एक नई गहरी खाई की शुरुआत? घर लौटकर रमेश का मन किसी उफनती नदी की तरह बेचैन था। मूशीलाल का प्रस्ताव उसके दिमाग में किसी कील की तरह चुभ रहा था, जिसकी हर चोट पर लालच और जरूरत का पहाड़ ऊंचा होता जाता और ज़मीर की आवाज दबती जाती। रात के खाने के समय उसकी थाली में रखी रोटी वैसी की वैसी पड़ी रही। उसके बूढ़े पिता हरिराम ने उसकी चिंता को भांप लिया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, खेत की चिंता है क्या? अरे, जो राम जी की मर्जी, हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, फल देना तो उसका काम है। पिता की यह सहज आस्था रमेश के कलेजे में कांटे की तरह चुभ रही थी। वह उनसे कैसे कहता कि वह उनकी ही सिखाई ईमानदारी की राह छोड़ने की सोच रहा है। अगले दिन वह बेचैनी में अपने दोस्त सुरेश के पास जा पहुंचा, जो गांव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। सुरेश दुनियादारी और व्यवहारिकता में ज्यादा यकीन रखता था। रमेश ने उसे सारी बात बताई तो सुरेश हंस पड़ा, अरे पागल है क्या, ऐसा मौका कौन छोड़ता है? आज के जमाने में ईमानदारी से किसका पेट भरता है? मूशी को 10 हजार देकर अपनी बहन की शादी कर, दुनिया में सब यही करते हैं। तू कोई संत महात्मा नहीं है जो भूखा मर जाएगा। सुरेश की बातें रमेश के भ्रम को और गहरा कर गईं।
उसे एक पल को लगा कि शायद सुरेश सही कह रहा है। दुनिया इतनी ही व्यावहारिक है, उसे अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, खोखले सिद्धांतों के बारे में नहीं। दोपहर में जब वह अपने सूखे खेत की मेड़ पर उदास बैठा था तो उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ी। चिलचिलाती धूप में हरिराम की झुकी हुई कमर खेत में उगी खरपतवार को साफ कर रही थी। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन होठों पर एक धीमा सा भजन था। रमेश दौड़कर उनके पास गया और बोला, बापू, आप यह क्यों कर रहे हैं? फसल तो वैसे भी बर्बाद हो चुकी है। हरिराम ने पसीना पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, धरती हमारी माँ है। आज यह प्यासी है तो क्या हुआ? हम अपना कर्तव्य तो नहीं छोड़ सकते। कल जब बारिश होगी तो यही धरती हमें सोना देगी। बस अपनी नीयत और मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। पिता के ये शब्द किसी तीर की तरह रमेश के दिल में लगे। उसने अपने पिता के झुर्रियों भरे हाथों को देखा, जो दशकों की ईमानदारी भरी मेहनत के गवाह थे। उन हाथों में कोई बेईमानी की लकीर नहीं थी, सिर्फ संतोष और कर्तव्य का गौरव था। हरिराम ने आगे कहा, भगवान जो देता है उसी में बरकत होती है, हराम की कौड़ी घर में बेचैनी लाती है। यह वाक्य रमेश के भीतर बदलाव की एक चिंगारी की तरह कौंध गया। उसे अचानक लगा कि सुरेश की दुनियादारी और मूशीलाल के 50,000 उसके पिता के इस एक वाक्य के सामने कितने बौने और खोखले थे। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। चारपाई पर उसकी देह थी, पर मन गांव की पगडंडियों से लेकर पटवारी के दफ्तर तक भटक रहा था। पिता के शब्द, हराम की कौड़ी घर में बेचैनी लाती है, उसके कानों में किसी अनवरत घंटे की तरह गूंज रहे थे। हर करवट के साथ यह आवाज और गहरी होती जाती। अंततः उसने हार मान ली। वह बिस्तर से उठा और चुपचाप बाहर आंगन में आकर बैठ गया। चांदनी रात में चारों ओर एक गहरी खामोशी पसरी थी, लेकिन उसके अंदर एक जबरदस्त कोलाहल मचा हुआ था। एक ऐसा तूफान जिसमें उसकी जरूरतें और उसके संस्कार आपस में टकरा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर देकर सोचने लगा। विचारों की धुंधलकी में से अचानक उसे अपना बचपन याद आ गया। वह कोई 8-10 साल का रहा होगा। एक दोपहर उसने पड़ोस के राम भरोसे काका के बाग से बिना पूछे एक ललचाता हुआ आम तोड़ लिया था। जब वह उसे छुपाकर घर लाया तो पिता ने देख लिया। उन्होंने उसे डांटा नहीं, बस उसका हाथ पकड़ा और सीधे काका के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने रमेश से माफी मंगवाई और आम वापस करवाया। उस दिन घर लौटते हुए पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाया था, बेटा, चोरी की मिठाई से कहीं ज्यादा मीठी और सुकून देने वाली मेहनत की सूखी रोटी होती है। जो चीज हमारी नहीं, उस पर हमारा कोई हक नहीं, चाहे वह कितनी ही अच्छी क्यों न लगे। यह याद आते ही रमेश की आंखों के बांध टूट गए। गर्म आंसू उसके गालों पर ढलक पड़े। वह समझ गया कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। वह चंद कागज के टुकड़ों के लालच में उन्हीं संस्कारों को बेचने निकला था, जिन्हें उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की ईमानदारी से सींचा था। उसने मन ही मन खुद से सवाल किया, अगर मैंने ये पैसे ले लिए तो क्या मैं कभी अपने पिता की उन आंखों में आंखें डालकर बात कर पाऊंगा जिनमें मेरे लिए सिर्फ गर्व रहा है? क्या मैं अपनी बहन राधा को ऐसा दहेज दे पाऊंगा जिसकी नींव ही झूठ और धोखे पर रखी हो? नहीं, यह पैसा घर में कुछ सुविधाएं तो लाएगा, लेकिन आत्मा का सुकून हमेशा के लिए छीन लेगा। उसे तीव्रता से एहसास हुआ कि उसका असली डर गरीबी या तंगी नहीं थी, बल्कि अपने ज़मीर के सामने हार जाने का डर था। मूशीलाल के 50,000 उसे कुछ समय के लिए राहत दे सकते थे, लेकिन अपराध बोध का बोझ उसकी आत्मा पर हमेशा के लिए एक भारी पत्थर की तरह रह जाता। उसे समझ आया कि असली दौलत बैंक में जमा पैसा नहीं, बल्कि रात को आने वाली चैन की नींद और साफ नीयत होती है। यह आत्मबोध किसी भोर के सूरज की तरह उसके मन के अंधेरे को चीर गया। उसके सारे भ्रम, सारे संघर्ष शांत हो गए। उसे अपना रास्ता साफ दिखाई देने लगा। वह रास्ता कठिन था, कांटों भरा था, लेकिन उसी रास्ते पर चलकर उसे आत्मसम्मान और शांति मिल सकती थी। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतार दिया हो। उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय की चमक थी। इस फैसले के साथ ही उसके मन की सारी उथल पुथल थम गई।
और वह वापस जाकर अपनी चारपाई पर सालों बाद एक बच्चे की तरह गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने रामपुर की गलियों को छुआ तो रमेश के मन का अंधेरा पूरी तरह छंट चुका था। उसके कदमों में बीती रात की दुविधा नहीं बल्कि एक चट्टानी निश्चय था। उसका चेहरा शांत था और आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल आत्मसम्मान से आती है। वह सीधे पटवारी के दफ्तर पहुंचा, जहां वही कल वाली भीड़ और बेचैनी का माहौल था। मूशीलाल अपनी कुर्सी पर बैठा लोगों को टरका रहा था। रमेश को देखते ही उसकी आंखों में एक चालाक चमक उभरी और वह मुस्कुराया। आ गए, लाओ कागज, मैं सब ठीक कर देता हूँ। तुम्हारी सारी चिंताएं आज खत्म हो जाएंगी। रमेश ने गहरी सांस ली और शांति से कहा, मूशी जी, मैं यहाँ अपनी फसल का सच्चा ब्यौरा देने आया हूँ। मेरी फसल 50% ही खराब हुई है और मैं उतना ही मुआवजा लूंगा जितना मेरा हक है। यह सुनते ही मूशीलाल का मुस्कुराता चेहरा उतर गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने हैरानी से रमेश को घूरते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे हाथ आया मौका तुम ठुकरा रहे हो। अरे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम अभी भी सतयुग में जी रहे हो। रमेश ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं मूशी जी, मैं हाथ आया मौका नहीं बल्कि अपने ज़मीर पर लगा दाग साफ कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई और ताकत थी कि मूशीलाल की आंखें झुक गईं। जिस ज़बान से वह रोज झूठ बेचता था, आज एक किसान की सच्चाई के आगे लड़खड़ा गई। वह कुछ बोल न सका। रमेश ने अपने असली नुकसान का फॉर्म भरा, उसे मूशीलाल की मेज पर रखा और बिना किसी मलाल या पछतावे के वहां से लौट आया। उसके मन पर लदा पहाड़ जैसा बोझ अब पूरी तरह उतर चुका था। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। सुरेश जैसे कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे सबसे बड़ा मूर्ख कहा, लेकिन चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने जब यह सुना तो उनकी आंखों में रमेश के लिए सम्मान चमक उठा। शाम को जब वह घर पहुंचा तो उसके पिता आंगन में चारपाई पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं, गर्व के थे। उन्होंने उठकर रमेश को कसकर गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तूने पैसे नहीं, इज्जत कमाई है बेटा। यही हमारी असली दौलत है और इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। पिता के ये शब्द रमेश के लिए किसी भी सरकारी मुआवजे से कहीं ज्यादा कीमती थे। कुछ हफ्तों बाद रमेश को सिर्फ 11,000 का मुआवजा मिला। रकम बहुत कम थी, लेकिन उस पैसे में ईमानदारी की महक थी। उस पैसे से घर में कोई विलासिता तो नहीं आई, लेकिन शांति और संतोष जरूर आ गया। उस दिन अपने खेत की सूखी मिट्टी पर खड़े होकर उगते सूरज को देखते हुए रमेश ने सीखा कि जीवन में चुनौतियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो चीज इंसान को मजबूती से खड़ा रखती है वह उसकी नीयत और उसके मूल्य है। जमीन की फसल तो हर साल उगती और कटती है, पर जमीर की फसल एक बार कट जाए तो दोबारा नहीं उगती।